तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल ने खाई कसम, नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के हमले के लिए ईरान को चुकानी होगी कीमत। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज को पैरों में रौंदा, पीएम मोदी का भी अपमान, जस्टिन ट्रूडो की जय के लगाए नारे। बुरे फंसे कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा और उनकी पत्नी रिजेल, डांस ग्रुप ने लगाया 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। न्यूजीलैंड ने रच दिया इतिहास, पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। झारखंड में सीट बंटवारे के बाद बढ़ी सियासी हलचल, अब बिहार विधानसभा की 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की जेडीयू में उठी मांग। बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के वकील पहुंचे मानवाधिकार आयोग, कहा तुरंत लगाए रोक। यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट के लिए हो जाए तैयार, इतने मिनट की लगानी होगी दौड़, ऐसे होगा मेडिकल। महाराष्ट्र चुनाव में मुंह के बल गिरेगी कांग्रेस, सहयोगी उद्धव ने ही वोटिंग से पहले कर दिया खेला। पीएम मोदी ने काशी वासियों को दी सौगात, आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का किया लोकार्पण। इमारतों के मलबे में दबे हैं 10,000 लाशें, इस मुस्लिम देश में इजराइल ने आसमान से बरसाई मौत, तबाही का मंजर देख कांप उठे कई ताकतवर देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हिजबुल्लाह ने खाई कसम, नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के हमले के लिए ईरान को चुकानी होगी कीमत। जी हाँ, बता दें दोस्तों, इजराइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जंग काफी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजराइल की सेना लेबनान और गाजा में लगातार हमले कर रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इजराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में 65 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया और 175 से अधिक ठिकानों को तबाह कर दिया। बता दें कि शनिवार को इजराइल के कैसरिया में जहां हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, वहां पर इजराइल की आईडीएफ और मोसाद की सीक्रेट ऑफिस है। हिजबुल्लाह के हमला करने की प्रमुख वजह इजराइल की इंफॉर्मेशन ताकत को तोड़ने की थी। वहीं नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा है कि नेतन्याहू के घर पर हमला करने के पीछे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का हाथ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अभी तक अटैक को स्वीकार नहीं किया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। अनुभवी अमेलिया केर के हरफनमौला खेल के दम पर न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द मैच केर ने बल्ले से सबसे ज्यादा 43 रन बनाने के बाद 3 विकेट चटकाकर मैच पर न्यूजीलैंड का दबदबा कायम किया। महिला T20 विश्व कप के लगातार दूसरे फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम ने जगह बनाई थी, मगर इस विश्व कप में भी उसको न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना ही करना पड़ा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज को पैरों में रौंदा। बता दें दोस्तों, कनाडा में टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने 18 अक्टूबर 2024 को एक प्रदर्शन के दौरान भारतीय ध्वज का अपमान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को 16 महीने की बरसी पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने मोदी की राजनीति को मारो, जस्टिन ट्रूडो की जय और खालिस्तान की जय जैसे नारों का उद्घोष किया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सभी भारतीय वाणिज्य दूतावासों को कनाडा में बंद किया जाए, क्योंकि उनका आरोप है कि इन दूतावासों से उनके समुदाय को खतरा उत्पन्न होता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बुरे फंसे कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी रिजेल। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा और उनकी पत्नी लिजेल सहित 7 के खिलाफ एक डांस मंडली ने 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार एक 26 वर्षीय डांसर की शिकायत पर 16 अक्टूबर को मीरा रोड पुलिस थाने में रेमो, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 420 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता और उसके साथियों के साथ 2018 से जुलाई 2024 के बीच धोखाधड़ी की गई। डांस मंडली ने एक टेलीविजन शो में प्रस्तुति दी थी और जीत हासिल की थी। आरोप है कि आरोपियों ने दिखाया कि यह समूह उनका है और इसके चलते 11.96 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हड़प ली। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। झारखंड में सीट बंटवारे के बाद बढ़ी सियासी हलचल, अब बिहार विधानसभा की 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की जेडीयू में उठी मांग। बता दें दोस्तों, झारखंड विधान
विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जेडीयू ने बड़ा संदेश दिया। दरअसल भाजपा ने झारखंड में जेडीयू को महज 2 सीटें दी हैं। पार्टी की तरफ से 11 सीटों की मांग थी। इसको लेकर पार्टी के भीतर असंतोष भी देखा गया है। इसी बीच मुजफ्फरपुर में जिला जेडीयू की बैठक में मिशन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति बनी। इस दौरान पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर लड़ने की मांग की। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए 225 का लक्ष्य तभी संभव है जब मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ काम किया है, उसकी चर्चा हर जगह पर करनी है। 2025 हो या 2030 फिर से मुख्यमंत्री नीतीश का नारा लगाया गया। इस बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने काशी वासियों को दी सौगात। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण किया। संस्था से जुड़े लोगों के अनुसार इस नेत्र अस्पताल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों को सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कांची मठ से संचालित यह देश में 14वां अस्पताल है। संस्था के लोगों के अनुसार यहां प्रतिवर्ष 30,000 मरीजों की आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हाई कोर्ट के वकील पहुंचे मानवाधिकार आयोग। जी हां, बता दें दोस्तों बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन के मामले में नया मोड़ आया है। केस अब मानवाधिकार आयोग की दहलीज तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने आयोग में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि शुक्रवार की शाम 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया था। शनिवार सुबह से ही लोग घर खाली करने लगे थे। वहीं बता दें बहराइच हिंसा के 23 आरोपियों के मकानों पर राजस्व विभाग ने अतिक्रमण की कार्रवाई करने का नोटिस चस्पा किया था। इसमें मुख्य हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के अलावा महसी इलाके के 23 घरों में बुलडोजर चलाने की बात की गई थी। मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी दलील है कि यह मानव अधिकारों का हनन है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव में मुंह के बल गिरेगी कांग्रेस। सहयोगी उद्धव ने ही वोटिंग से पहले कर दिया खेला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में आपसी तकरार शुरू हो गई है। शिवसेना यानी यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर सीट बंटवारे की बैठक में नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो उनकी पार्टी शामिल नहीं होगी। वहीं उद्धव के इस बयान के बाद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के माथे की लकीरें बढ़ गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इमारतों के मलबे में दबे हैं 10,000 लाशें। इस मुस्लिम देश में इजराइल ने आसमान से बरसाई मौत। बताते चले दोस्तों गाजा में इजराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजरायली सेना ने गाजा के बेतलाहिया में भारी बमबारी की है। फलस्तीनी एन्क्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी गाजा में इजरायली हमले में करीब 87 लोग मारे गए, कई मलबे में दबे हुए हैं। वहीं बता दें दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस हमले में करीब 40 लोग लापता हैं। हमास नेता याहिया सिनवार की मौत के बाद गाजा में इजराइल की यह बड़ी कार्रवाई है। याहिया सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि बंधकों की रिहाई तक गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी रहेगा। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। सेना ने पहले ही इस इलाके की घेराबंदी कर दी है और आवासीय इमारतों को नष्ट कर दिया है और वहीं बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इसके कारण कई फलस्तीनी परिवार फंस गए हैं। 42,000 से ज्यादा मौतें अब तक गाजा में इजरायली हमलों के कारण करीब 42,603 फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस युद्ध में करीब 99,795 लोग घायल हुए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो
सकती है, क्योंकि अनुमान है कि इमारतों के विशाल मलबे के नीचे करीब 10,000